पढ़ाई कर रहे होंगे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी लोग एक बार लाइव आ जाएंगे, क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। गोविंद जी, जय श्री राम। विशाल विशाल हेलो। जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाएंगे एक बार सेशन के साथ। और आप जैसा कि जानते हैं, लास्ट क्लास में मैंने पार्लियामेंट यानी कि संसद आपका जो टॉपिक है उसको शुरू किया था और उसमें मैंने आपको समझाया था कि लोकसभा क्या होती है, संसद क्या हो सकती है, लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं, लोकसभा का निर्वाचन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। और एक कंफ्यूजन था जो मुझे दूर करना है आज की क्लास में, लेकिन उसके पहले आप सभी जो हैं वो क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। आपको मैंने देखो ये पढ़ा दिया था कि संविधान का आर्टिकल 79 हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद लोकसभा के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद लोकसभा का गठन, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा क्या होता है, कैसे होता है, पूरा मैंने आपको बताया था। लोकसभा की सीटें होंगी तो क्या आंसर करना है, सदस्य पूछे जाएंगे तो क्या आंसर करना है, मैक्सिमम पूछे जाएंगे तो क्या आंसर करना है, सब कुछ आपके साथ मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। उसके बाद लोकसभा के सदस्यों की संख्या। अच्छा, एक चीज थी, जैसे यहाँ पे इसका करेक्शन कर लेना और करना जरूरी है। ये जो यहाँ पे लिखा है 31वां संविधान संशोधन 1974, देखो ये जो 1974 जो लिखा हुआ है 31वां संविधान संशोधन, ठीक है, 31वां संविधान संशोधन, तो 1974 आपका दे रखा है। एक बुक है आपकी जिसका नाम है परीक्षा वाणी, उसमें लिखा हुआ है कि 1974, और बाकी जगह पर जब चेक कर रहे हैं तो 31वां संविधान संशोधन निकलकर आ रहा है 1973। क्या निकलकर आ रहा है? 1973। तो आप जो है वो प्राथमिकता दोगे 1973 को, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका 31वां संविधान संशोधन जो है इसको 1973 कर लेना। 1974 आपकी एक बुक परीक्षा वाणी उसमें दे रखा है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ गलत बता दिया, लेकिन जब ज्यादा अगर हम सर्च कर रहे हैं तो 1973 आ रहा है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि मैं उसको करेक्ट करा दूंगी अगर इसको चेक करके। तो 1973 प्लीज आप इसको कर लीजिएगा। यहां पे आपका 1973 इसको करेक्शन कर लेंगे आप लोग, मैंने क्लास में करा दिया है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसे अपने नोट्स में करेक्ट कर लें। 1973 31वां संविधान संशोधन 1973, ठीक है। और कहां पे लिखा हुआ है ये मैंने आपको बता दिया कि 74 कहां लिखा है और आपको क्या करना है। तो ऑप्शन में अगर दोनों होंगे तो आपको 1973 को प्राथमिकता देनी है, मतलब इसको आंसर मानना है। और अगर आपका 1973 नहीं होगा, सॉरी 1973 इसको कर लीजिएगा, इसको प्राथमिकता देनी है। और अगर ये नहीं होगा तब 1974 को मानना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो पीडीएफ में इसको ठीक कर लेना, मैं आज की क्लास में भी नोट्स में इसको नोट डाल के लिख दूंगी कि 31वां संविधान संशोधन। उसके बाद हमने एंग्लो इंडियंस के बारे में पढ़ लिया था और हमने सदस्यों का निर्वाचन पढ़ लिया था, उम्र क्या होती है, 61वां संविधान संशोधन भी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताई थी क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। यहां से आज हम अपनी क्लास को दोबारा शुरू करेंगे और यहीं से हम चीजों को अच्छे से लिखेंगे। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की जो अर्हताएं हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84 में है। मैंने आपको बताया था कि क्वालिफिकेशंस में आपकी जो योग्यताएं हैं उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की एक ही योग्यताएं होती हैं। होली के बाद पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्या करें? पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि होली जो है ना वो आती जाती रहेगी। और होली और दिवाली भी तभी अच्छे लगेंगे जब आपके पास एक नौकरी होगी, जब आप खुद स्टेबल होंगे, ठीक है। वरना होली दिवाली कब तक मम्मी पापा के पैसों से तुम लोग सेलिब्रेट करते रहोगे, उसकी भी एक लिमिट होती है।
मैम संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है? सत्यम जी, संविधान संशोधन जो हो चुके हैं वो अब तक आपके 106 हो चुके हैं। ठीक है, बात करेंगे हम सब चीजों के बारे में। अब मेरी बात यहां पे ध्यान से सुनिए जो मैं पढ़ा रही हूं। तो आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशंस हैं और ये क्वालिफिकेशंस आपकी लोकसभा या राज्यसभा दोनों की समान योग्यताएं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ उम्र में, यानी कि हम कह सकते हैं कि आयु में अंतर होता है, बाकी सारी चीजें वही होती हैं। ठीक है, अब देखना जरा, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अर्हताएं या योग्यताएं अनुच्छेद 84 में दी गई हैं। इसके अनुसार कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होगा यदि वह है, तो वो कौन है? यदि वह भारत का नागरिक है, यदि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है जी, बिल्कुल हरीशचंद्र जी, बिल्कुल आऊंगी। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। तो भारत का नागरिक है यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष यानी कि मिनिमम एज, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25। और अगर राज्यसभा का है तो कितनी होनी चाहिए मिनिमम एज? मिनिमम एज होनी चाहिए फिर मैम 30 यानी कि 30 वर्ष की आयु। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। बस यही अंतर होता है बेटा, और कोई अंतर नहीं होता है। उसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 में विहित प्रारूप में शपथ लिया है। ठीक है, मैं इसको लिखकर बता देती हूं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। पहला, भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया कंपलसरी है। दूसरा, मिनिमम एज, मिनिमम एज न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है, उसके बाद तीसरा, शपथ, शपथ लेनी होगी, ओथ लेनी होगी। और ओथ कहां दी गई है? अनुसूची 3 में। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पद पर बैठता है तो वो आपका उस पद पर तभी उसको माना जाएगा जब वो ओथ लेगा, शपथ लेगा। यानी कि एमपी अपने पद पे बैठने से पहले शपथ लेते हैं और जब वो शपथ लेते हैं उसके बाद ही उनको एमपी माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए? मैंने पहले भी लिखवाई हैं ये। चौथा, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, लाभ के पद पर ना हो। आपको यही लिखना है। पांचवा लिखिएगा, दिवालिया ना हो, दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंट यानी कि बैंकक्रप्ट, दिवालिया ना हो। छठा, पागल ना हो, डू नॉट अनसाउंड माइंड, डू नॉट अनसाउंड माइंड। उसके बाद अगला बोल रहा है दल बदल कानून, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, लागू यानी कि एग्जीक्यूट, या फिर हम कहेंगे इंप्लीमेंट लगाएंगे यहां पे लागू के लिए, इंप्लीमेंट, लागू ना हो। यानी कि उसने बार बार पार्टीज को चेंज ना किया हो, क्योंकि अगर बार बार पार्टी चेंज करेगा तो फिर यहां पे दल बदल लग जाएगा
और आपको मैं ये बता दूं 31वां संविधान संशोधन 1972 नहीं 1973 मैंने अभी लिखवाया है ये रहा, और मैंने इसको कई जगह से सर्च किया है 1973। ठीक है, मैं ऐसा करूंगी इस स्लाइड पे जहां से आज लिखना शुरू किया है यहां कॉर्नर में लिख दूंगी। ठीक है, कॉर्नर में लिख दूंगी यहां पर, और इसमें लिख दे रही हूं 31वां संविधान संशोधन। पहले इसी को क्लियर करूं, 31वां संविधान संशोधन जिसमें क्या किया गया था 1973 में हुआ, जिसमें सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी, कर दी गई। ये हो गया आपका यहां पर। ठीक है, अब आप मुझसे बार बार इस चीज को नहीं कहेंगे, मैंने इसे करेक्ट करा दिया है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो। अब उसके बाद में एंटी डिफेक्शन यानी दल बदल कानून लागू ना हो, यहां तक मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो आज क्या मतलब है, आज इसको दोबारा लिखने का मतलब यह है कि यहां पर आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो निर्योग्यताएं हैं, वो इसका उल्टा होंगी। ठीक है, सीधा उल्टा होंगी, इसलिए मैंने दोबारा इनको लिखा है। आगे सुनिएगा, ये जो दल बदल कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये आपके संविधान की 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची यानी कि 10th शेड्यूल में है, 10वीं अनुसूची में है। आगे लिखिएगा, 10वीं अनुसूची को 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, संविधान में जोड़ा गया है। तो आपकी 3rd शेड्यूल शपथ से और 10वीं अनुसूची आपकी बेटा एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून से संबंधित है। अगर यह कानून लागू हो जाएगा तो सदस्य फिर सदस्यता खो देगा। ठीक है भाई, प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। पहले सिलेबस तो कंप्लीट कर लो, या आप पहले ये तो कर लो। 57 नहीं 52nd होगा अमित, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। क्लियर है? अब आगे सुनिए, 57 नहीं है, 52nd है, 52 ही लिखा है मैंने। तो इसके द्वारा इसको जोड़ा गया। अब यहां पे आपने ये पिछली क्लास में भी पढ़ ली थी और मैं यहां पे पढ़ा रही थी अब सदस्यों की निर्हरताएं। योग्यताओं का जब आप उल्टा कर दोगे तो वो निर्हरताएं हो जाएंगी, और संविधान के अनुच्छेद 101 में निर्हरताएं भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की समान हैं, तथा 102 में संसद सदस्यों की निर्हरताओं का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 102 के अनुसार यदि व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए निर्हित होगा, तो कब निर्हित होगा, मतलब अब मैं हाथ से लिखकर बताऊं तो हम क्या ये हेडिंग डालेंगे, निर्योग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशंस। उल्टा करो सबका, डिस्क्वालिफिकेशंस। और उल्टा क्या होगा मैम, पहला भारत का नागरिक ना हो, भारत का नागरिक ना हो, डू नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, न्यूनतम आयु मिनिमम एज, न्यूनतम आयु मिनिमम एज पूरी ना हो, डू नॉट कंप्लीट मिनिमम एज, न्यूनतम आयु पूरी ना हो। ठीक है, निर्हरता का मतलब होता है, निर्योग्यताओं का मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन। सोसा विपुल जी,
एक तो आपका होता है कि आपको अगर नौकरी लेनी है तो आपके पास ये योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे अगर कोई भी फॉर्म निकला तो उसमें लिखा है कि ग्रेजुएट होने चाहिए आप। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप फॉर्म क्यों नहीं फिल कर सकते? क्योंकि आपके अंदर निर्योग्यता है, मतलब अभी आप योग्य नहीं हुए हैं। अब मान लीजिए अयोग्यता जो है आपका, निर्योग्यता कह लो या अयोग्यता कह लो, एक ही बात है। निर्योग्यताएं या बेटा अयोग्यताएं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अयोग्यताएं कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, तो हमेशा उल्टा करना है। इसीलिए मैंने आज आपको ये क्वालिफिकेशंस लिखवाई हैं। भारत का नागरिक हो, इसमें क्या लिखा है? भारत का नागरिक ना हो, न्यूनतम आयु पूरी हो, न्यूनतम आयु पूरी ना हो। ठीक है, उसके बाद आपने अगली क्या लिखी है? सॉरी, अगली आपने क्या लिखी है? वहां पर आपने लिखी है अनुसूची 3 के अनुसार शपथ ली हो, तो यहां पे क्या लिखोगे? तीसरा लिखोगे शपथ, शपथ न ली हो, शपथ न ली हो, तब भी वो निर्योग्य होगा। चौथा क्या लिखा है? उधर उल्टा कर रही हूं मैं सबका। चौथा लिखा है लाभ के पद पर ना हो, यहां लिखो लाभ के पद पर हो, लाभ के पद पर हो, मतलब उसने कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर रखी हो तो वो एमपी नहीं बन सकता। उसके बाद दिवालिया ना हो, पागल ना हो, तो यहां क्या लिखेंगे? दिवालिया हो। ठीक है, दिवालिया हो यानी कि वो बैंकरप्ट है तो नहीं बन सकता। छठा वो पागल हो। और सातवां बेटा दल बदल कानून लागू हो, वहां पे लिखा था लागू ना हो, दल बदल कानून लागू हो। ये सब मैंने क्या किया है? केवल उल्टा किया है। यानी कि अगर आपको क्वालिफिकेशंस याद हैं तो डिस्क्वालिफिकेशंस आप खुद से ही कर दोगे, सिर्फ उल्टा ही तो करना है ना। अब देखिए बाकी स्लाइड्स पे क्या लिखा हुआ है। यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन, इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है? लाभ का पद धारण करता है, यदि वह अनसाउंड माइंड पागल है, अगर वो दिवालिया है, भारत का नागरिक नहीं है, उसके अलावा अगर वो आपका दल बदल कानून के तहत अयोग्य है, यानी कि उस पर दल बदल कानून लागू है। वही चीज लिखी है जो मैंने लिखकर बताई है। अब देखिएगा यहां से ये वाली लाइन को हम मिटाएंगे क्योंकि ये यहां नहीं आएगी, ये गलती से टाइप हो गई है तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो आपकी अयोग्यताएं हो गई और योग्यताएं हो गई। अब बेटा जी आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, ज्यादा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति, मुस्कान ऐसा मैंने क्या समझा दिया बेटा जो आपको नहीं समझ आया? मैंने ये बताया है, आज क्लास ही मैंने यहाँ से शुरू करी है कि अगर कोई भी एमपी बनना चाहता है, और एमपी का मतलब होता है कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य, तो आपसे मैं सिर्फ ये, जैसे आप अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आरआरबी का या फिर झारखंड पुलिस का या फिर यूपी पुलिस का या एमपी पुलिस का मेरा फाइनेंस सिलेक्शन हो जाए, तो आप ये चाहते हैं कि उसके लिए आपका एग्जाम क्रैक होना जरूरी है, मतलब आपका एग्जाम क्वालिफाई होना जरूरी है, तभी आप ऐसा कर सकते हो। तो ऐसे ही एमपी के लिए भी बोला जाता है कि आप एमपी तभी बन सकते हो, बनने के लिए क्या क्या चाहिए कि आपके पास भारत की नागरिकता हो, आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, आप अनुसूची 3 के तहत शपथ लोगे, आप लाभ के पद पर मतलब गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए, आप पागल नहीं होने चाहिए, आप बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए, आप दल बदल कानून आपके ऊपर नहीं लागू होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले योग्यताएं लिखी कि योग्यताएं ये होनी चाहिए, और फिर योग्यताओं का उल्टा क्या होता है? अयोग्यताएं होती हैं। जैसे आप पढ़ते हो कि आप विलोम शब्द पढ़ते हो, तो विलोम शब्द में क्या होता है? सीधे का उल्टा या उल्टे का सीधा। ठीक है, तो फिर मैंने पहले क्या लिखा? मैम पहले ऊपर लिख तो दीजिए कि एमपी के लिए बता रहे। वाह बेटा वाह,
बहुत बढ़िया। जरा देखना यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है। बहुत बढ़िया बेटा, सारी गलती मैम की, आपकी कोई गलती होती ही नहीं है। लोकसभा या राज्यसभा का, और क्या लिखा है, सदस्य। क्या लिखा है बेटा, ये मेंबर। मेंबर को क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं मैम को, मेंबर को बताइए जल्दी से। मतलब आपका फोकस ही नहीं है क्लास में। अभी समझाऊंगी निशी, दल बदल क्या होता है। अभी तो पहले मैं ये समझा दूं कि मैं पढ़ा क्या रही हूं। देखो अब एक कमेंट लो ना, सारे के सारे कमेंट्स की लाइन लगा देते हैं, इसलिए मैं कमेंट्स नहीं लेती। मैम कोर्स कब खत्म होगा, मैम शपथ कौन दिलाता, अभी इससे मतलब नहीं है कि शपथ लेनी है अभी, लेकिन इससे मतलब है कि शपथ दिलाता कौन है, सब कुछ बता दूंगी मैं तुम्हें। लेकिन जो पढ़ा रही हूं वो तो समझ लो। एक बच्चा कह रहा है आपने लिखा ही नहीं है कि आप पढ़ा क्या रही हो। बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, सदस्य को ही तो एमपी बोलते हैं भाई। लोकसभा और राज्यसभा का जो मेंबर होता है, इसी को मैं कई बार बता चुकी हूं कि एमपी बोलते हैं। अब एमपी बोलने के लिए क्या क्या चाहिए, एमपी बनने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यही तो मैं बता रही हूं। ठीक है, अब देखो, ये तो बेटा आपकी सारी योग्यताएं हो गई जो मैंने लिखकर समझाई हैं, यही आपको अपनी कॉपी में लिखनी भी है। 84 किस बुक में है, किस बुक में है मतलब 84 आर्टिकल है बेटा, आर्टिकल है। योग्यताएं आपके लोकसभा और राज्यसभा की जो एमपी की योग्यताएं हैं वो आर्टिकल 84 में हैं, इसको चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 84 में योग्यताएं हैं, उसके बाद आपका योग्यताएं क्या क्या हैं तो लिखकर बताई हैं। फिर बेटा जी इसके ही आगे आपके संविधान में अयोग्यताएं भी लिखी हैं कि अगर किसी व्यक्ति को एमपी जो नहीं बन सकता, वो कब नहीं बन सकता, ये अयोग्यताओं का मतलब है। जैसे कि अगर एक फॉर्म फिल करने की ये कंडीशन होती है कि आपको क्या करना है, आपको ग्रेजुएट हो तो ही फॉर्म भरना है, पर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो क्या आप भर सकते हो, नहीं भर सकते। ठीक है, आगे देखिएगा अयोग्यताएं, अगर निर्योग्यताएं नहीं समझ आ रहा तो आप अयोग्यताएं पढ़ो। तो इसमें भारत का नागरिक नहीं होगा तो एमपी नहीं बनेगा, मिनिमम एज पूरी नहीं होगी तो भी एमपी नहीं बनेगा, शपथ नहीं लेगा तो भी एमपी नहीं बनेगा, अगर लाभ के पद पर मतलब गवर्नमेंट जॉब में होगा तो भी एमपी नहीं बनेगा, दिवालिया होगा तो भी एमपी नहीं बनेगा, पागल होगा तो भी एमपी नहीं बनेगा, और दल बदल कानून लागू होगा तो भी बेटा वो एमपी नहीं बनेगा। अब यहां पे ध्यान से सुनना, आपने इतनी सारी अयोग्यताएं पढ़ी, अब आपको क्या करना है कि एक क्वेश्चन आता है किसी एमपी के अंदर, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, किसी एमपी के अंदर, एमपी के अंदर अयोग्यता, अयोग्यता, अयोग्य, किसी एमपी के अंदर अयोग्यता का, या किसी एमपी पर, ऐसे लिखना, किसी एमपी पर यदि अयोग्यता का प्रश्न उठता है, अयोग्यता का प्रश्न उठता है, प्रश्न का मतलब है क्वेश्चन, अयोग्यता का प्रश्न उठता है, उठता है, तो कौन यह निर्धारित करता 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 है कि वह कि वह प्रश्न सही है या नहीं,
सही है या नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूं, मान लीजिए कोई एमपी बन गया है और एमपी बनने के बाद दो कंडीशन होती हैं। एमपी का हमने नाम लिया है तो दो कंडीशंस होंगी। एक कंडीशन आप लिखेंगे बिफोर बिकमिंग एमपी, बिफोर बिकमिंग एमपी, ध्यान से सुनना, बिफोर बिकमिंग एमपी, सांसद बनने से पहले, सांसद बनने से पहले, बिफोर बिकमिंग एमपी। अगर कोई व्यक्ति सांसद बना नहीं है लेकिन सांसद बनना चाहता है और बनने से पहले ही ये बोला जाए, जैसे आपको मैंने क्वालिफिकेशंस बताई, अब उस व्यक्ति ने बोला मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूं लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब में हो, तो वो क्या हो गई, एक अयोग्यता हो गई। लेकिन एमपी बनने से पहले अयोग्यता सामने आ गई, तो जब ये क्वेश्चन उठेगा कि वो जो व्यक्ति है एमपी बनना चाहता है और एमपी बनने से पहले उस पे ये क्वेश्चन उठ गया कि भाई इसके अंदर एक अयोग्यता है, इसके अंदर एक डिस्क्वालिफिकेशन है, एमपी बनने से पहले ये क्वेश्चन उठ गया, तो डिसीजन कौन लेगा कि भाई सच में है या नहीं है। तो आप लिखेंगे एमपी बनने से पहले अगर प्रश्न उठता है तो कोर्ट डिसीजन लेगा, न्यायालय निर्णय करता है। आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट डिसीजन दे सकता है कि ये इसके अंदर अयोग्यता है या नहीं है, लेकिन ये कब देगा कोर्ट, एमपी बनने से पहले। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद एक होता है आफ्टर बिकमिंग एमपी, लिखना सांसद बनने के बाद, सांसद बनने के बाद। देखो सांसद बनने के बाद भी नियोग्यताएं हो सकती हैं या अयोग्यताएं हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं मैम, कैसे हो सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे हो सकती हैं। मान लीजिए कि आप एमपी बन गए, ठीक है, आप एमपी बन चुके हैं। अब आपने एमपी जब बने तो आपके पास कोई भी नियोग्यता, कोई डिस्क्वालिफिकेशन आप में नहीं थी, लेकिन एमपी बनने के बाद क्या पता आप पागल हो जाएं या आप बैंक से लोन लें और उस बैंक के लोन को दे ना पाएं तो आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएं, या आप पर दल बदल कानून लागू हो जाए, कोई भी कारण हो सकता है। तो एमपी बनने के बाद आपको ध्यान रखना है, अगर ये प्रश्न उठता है कि ये व्यक्ति के अंदर एक अयोग्यता पैदा हो गई है, किसी ने आपके ऊपर प्रश्न उठा दिया, तब इस प्रश्न का निर्धारण लिखिएगा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग से, निर्वाचन आयोग से, निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद, आयोग से परामर्ष के बाद। और ये बात कहाँ लिखी हुई है, तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 102 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये यहां पर आपकी जो अयोग्यता, ये जो दो आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल 102 में ये बताया गया है कि किसी निर्भरता से ग्रस्त होगा। देखो यहां लिखा हुआ है, किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 में वर्णित किसी निर्भरता, निर्भरता नहीं समझ आए तो अयोग्यता, अयोग्यता से ग्रस्त हो या नहीं, तो यह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। किंतु ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसकी राय के अनुसार कार्य करेगा। ये तो हो गई आपकी बुक की भाषा, और मैंने यहाँ आपको बता दी आपकी अपनी प्यारी सी साधारण सी भाषा कि अगर एमपी बनने के बाद
आपका कोई भी ये क्वेश्चन उठाता है कि भाई इस व्यक्ति में अयोग्यता है, तो उस चीज को कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। और राष्ट्रपति ऐसा करने से पहले निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की एडवाइस लेंगे और उसके बाद वो अपना डिसीजन देंगे। और ध्यान रखना, यहीं पे अगली स्लाइड में ऐड कर देना कि इस विषय में किया गया राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। बस इतनी सी बात मुझे आपको समझानी थी कि एमपी बनने से पहले उठेगा तो कौन यहां पर डिसाइड करेगा, और एमपी बनने के बाद तो फिर कौन डिसाइड करेगा। ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपको एक और चीज मेरी सुननी है। जैसे मैंने बेटा आपको बहुत सारी अयोग्यताएं बताई, अयोग्यताएं हमने कहां से लिखनी शुरू करी? यहां से। ये 1 2 3 4 5 6 यहां तक अगर कोई भी अयोग्यता होती है तो डिसीजन अगर एमपी बनने से पहले की बात है तो कोर्ट करेगा, और एमपी बनने के बाद की बात है तो कोर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर अब मैं यहां पे अगली लाइन लिखने जा रही हूं, थोड़ा ध्यान से इधर फोकस्ड होना। अगला मेरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से सुनना। अगर किसी एमपी पर दल बदल के आधार पर एमपी बनने से पहले या बनने के बाद, दोनों ही कंडीशन में, बनने से पहले या बनने के बाद, अगर किसी एमपी पर दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो इसका निर्धारण कौन करेगा? तो आपको ध्यान रखना है कि कौन करेगा। तो आप लिखेंगे इस अयोग्यता का निर्धारण अगर लोकसभा का सदस्य है, तो अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, अध्यक्ष करेगा। और यदि राज्यसभा का सदस्य है तो सभापति यानी कि चेयरमैन करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और यही आपका यहां पे क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ अगर किसी पे भी इंप्लीमेंट होगा, अगर किसी पे भी दल बदल कानून लागू होगा, तो उसमें ना तो राष्ट्रपति इंटरफेयर करेंगे और ना ही कोर्ट, उसमें केवल और केवल डिसीजन करते हैं चेयरमैन या फिर बेटा जी स्पीकर।
अगर लोकसभा का सदस्य पर उठ रहा है तो स्पीकर करेंगे, और अगर राज्यसभा के सदस्य पर उठ रहा है तो फिर बेटा जी चेयरमैन करेंगे। लेकिन अगर हम बाकी अयोग्यताओं की बात करें, केवल दल बदल को छोड़कर बाकी अगर कोई भी अयोग्यता पैदा होती है तो उस पर डिसीजन एमपी बनने से पहले की बात है तो कोर्ट करेगा, और एमपी बनने के बाद की बात है तो आर्टिकल 102 के अकॉर्डिंग आपके इलेक्शन कमीशन के परामर्श से या फिर हम कह सकते हैं उसकी राय से आपका यहां पर जो है राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और जो बच्चे रेगुलर क्लासेस नहीं देखते हैं या जिनके प्रश्न मुझे ये लग रहा है कि बहुत पीछे के, एक बच्चा मुझसे पूछा है एमपी क्या होते हैं, इसका मतलब बच्चों को क्लास से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक मोटिव होता है टीचर को परेशान करना और उन बच्चों को परेशान करना जो सच में पढ़ना चाहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है जी। स्पीकर और चेयरमैन जो डिसीजंस लेंगे, अगर इस पे कोई भी क्वेश्चन उठाना चाहता है मेंबर कोर्ट में तो बिल्कुल उठा सकता है, बिल्कुल उठा सकता है। राजू कुमार शर्मा, आपके प्रश्न का उत्तर है, जेन्युइन प्रश्न है आपका, और बिल्कुल मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दल बदल कानून पे डिसीजन या तो स्पीकर या फिर राज्यसभा के चेयरमैन ही हमेशा लेते हैं। तो इतनी बात अगर समझ में आई है तो प्लीज बेटा थम्स अप दे दीजिए, और यहां से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। योग्यताएं क्या होती हैं, अयोग्यताएं क्या होती हैं, अयोग्यता के प्रश्नों का निर्धारण कौन करता है, कोर्ट कब करेगा, प्रेसिडेंट कब करेंगे, और बेटा जी आपके स्पीकर और चेयरमैन कब करेंगे, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। जी नहीं, एमपी बनने के लिए पढ़ाई लिखाई करने की कोई जरूरत नहीं है। एमपी कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य। अटल कुमार जी, आप इतनी देर से मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो आज जिसने बैच खरीदा है भाई पीछे की क्लासेस देखो, बीच में से पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। दल बदल होता है दुर्गेश यादव जी अपनी पार्टी को बार बार बदलना, अपनी जिस पार्टी से आप मेंबर बने हैं उसके खिलाफ बोलना, अपनी पार्टी के आदेशों का पालन न करना, अपनी पार्टी के खिलाफ मतदान करना, ये सब आपके दल बदल में शामिल होता है। ऑब्जेक्शन कौन उठा सकता है? प्रदीप चौधरी जी सदस्य ही आपस में उठा सकते हैं। अगर किसी सदस्य को पता चल जाए कि किसी दूसरे सदस्य ने झूठ बोला है तो आपको ध्यान रखना है कि वो भी फिर प्रश्न उठा सकता है। चेयरमैन कौन होते हैं, स्पीकर कौन होते हैं, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए यहाँ पे बहुत सारे थम्स अप्स आए हैं, मतलब पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं दल बदल कई बार बता चुकी हूं, बार बार पार्टी को चेंज करना। मैं थोड़ा सा लिख देती हूं, ठीक है, दल बदल के बारे में थोड़ा लिख देती हूं। जो बात जेन्युइन है वो सारी बातें सुनी जाएंगी कि दल बदल क्या होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। तो आपको थोड़ा बहुत लिख देती हूं, लिखिएगा। बार बार पार्टी बदलना, पार्टी यानी कि दल, और पार्टी पता है राजनीतिक दल की बात हो रही है, ठीक है। बदलना, अपनी पार्टी के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ या अपनी पार्टी के विरुद्ध मतदान करना, अपनी पार्टी के आदेशों की अवहेलना करना, अपनी पार्टी के आदेशों की अवहेलना करना, आदेशों की अवहेलना, या ऐसे लिख लो अपनी पार्टी के आदेशों को न मानना, आपको साधारण शब्दों में न मानना। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण हैं, आपको बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो आगे देखो।
आगे चल सकते हैं। अब ये सब वही लिखा हुआ है जो मैं पीछे लिख चुकी हूं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूं। आगे चलिए, देखिए यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है। दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति द्वारा किया जाता है। तो ये लाइन हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हम आएंगे आगे की तरफ और अब हमें पढ़ना है कार्यकाल। कार्यकाल को इंग्लिश में कहते हैं टेन्योर, यानी कि लोकसभा के और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। बताऊंगी बेटा, बताऊंगी देवेश, थोड़ा सा पेशेंस रखो। बस थोड़ा सा तुम पेशेंस रखोगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे पास होंगे, और जितना तुम आगे भागते चले जाओगे उतना ही फिर तुम्हें दिक्कत होगी। पार्लियामेंट में 543 मेंबर बताए हैं। मैंने पार्लियामेंट में नहीं बताए हैं अटल कुमार जी, मैंने लोकसभा में 543 मेंबर बताए हैं, और राज्यसभा भी पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाऊंगी। ठीक है, यहां पे ध्यान रखो। आगे देखिए, यहां पर आगे की बातें करते हैं। कार्यकाल टेन्योर, तो आर्टिकल 83 के सब क्लॉज 2 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि जिस दिन आपके लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग से लेकर कितने साल का होगा? 5 वर्ष का। तो अगर आपसे कोई पूछे टेन्योर ऑफ लोकसभा, तो आप लिख देना 5 ईयर्स, 5 वर्ष होता है। कितना होता है बेटा? 5 वर्ष। ध्यान से सुनना जरा। फिर अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, क्या लोकसभा को, जैसे मैं ही पूछने लगूं, आपको क्वेश्चन लिख लिख के बता रही हूं, क्या लोकसभा को 5 वर्ष पूर्व, क्या लोकसभा को 5 वर्ष पूर्व, यानी कि बिफोर 5 ईयर्स, 5 वर्ष पूर्व, लिखिएगा बिफोर 5 ईयर्स, बिफोर 5 ईयर्स, 5 वर्ष पूर्व भंग यानी कि डिसॉल्व, और मैंने डिसॉल्व का मतलब बताया था, भंग कह लीजिए या विघटन, एक ही बात होती है। किया जा सकता है, जल्दी से बताओ। ये मैं आपको पहले लिखवा चुकी हूं और ये भी बता चुकी हूं कि कौन करता है। किया जा सकता है, तो ये तो मैं ही बता देती हूं कि हाँ किया जा सकता है, लेकिन आप बताएंगे कि कौन करता है। जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। सब क्लॉज क्या होता है? सब क्लॉज ऐसे लिखा हुआ होता है, ये सब क्लॉज होता है। जैसे ये बंद है ना, इसमें, इसको सब क्लॉज कहते हैं। गौतम राज, ठीक है, बताइए जल्दी से आगे कौन करता है। क्योंकि अगर आप रिवीजन कर रहे हैं और आपने पीछे की क्लासेस देखी हैं तो आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ये तो मैंने ही बता दिया है कि किया जा सकता है, आप बताइए कि कौन करता है। अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया हरिलाल जी, वेरी गुड वेरी गुड। प्रवेंद्र चौधरी जी, आपने भी बिल्कुल सही किया, बोला है कि मैम किया जा सकता है मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। बहुत बढ़िया बेटा, जिसने इन प्रश्नों का उत्तर किया है। इसका मतलब बच्चे ऐसे भी हैं जो रिवीजन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, जिन्होंने प्रेसिडेंट आंसर या राष्ट्रपति आंसर किया है। अगला प्रश्न आपका आएगा, क्या लोकसभा के कार्यकाल में, क्या लोकसभा, ऐसे लिखना, क्या लोकसभा 5 वर्ष के पश्चात आफ्टर 5 ईयर्स 5 वर्ष के पश्चात कार्य कर सकती है? ये अगला प्रश्न है।
और ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। तो देखते हैं, मैं एक क्वेश्चन का आंसर मैं कर देती हूं कि हाँ कर सकती है, हाँ कर सकती है, लेकिन कब? जल्दी बताओ। हाँ कर सकती है, हाँ कर सकती है, एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा आंसर बताओ कब, कब कर सकती है? 5 साल के पश्चात भी लोकसभा कार्यकाल जो है वो आपका कर सकती है, लेकिन कब? मुझे उस कब का आंसर चाहिए, जल्दी बताइए। कब कर सकती है? देखते हैं कौन करता है। सेवक कुमार जी प्लीज कांटेक्ट करिए टेक्निकल टीम को प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट आपसे। कल आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई, आज आप फिर बोल रहे हैं कि मैम प्रॉब्लम है, टेक्निकल टीम ही सॉल्व करेगी, प्लीज आप उसको वहां पे कांटेक्ट कीजिए प्लीज। इलेक्शन 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 गलत, केवल इमरजेंसी के टाइम पर। वेरी गुड राजू कुमार शर्मा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब चुनाव में देरी हो, लेकिन कब देरी होती है ये भी तो बताओ। आगे देखो क्या लिखेंगे, कर सकती है जब राष्ट्रीय आपातकाल, जब राष्ट्रीय आपातकाल आपातकाल लगा हो, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तब इलेक्शन, तब इलेक्शन नहीं होते, तब इलेक्शन नहीं होते, नहीं होते। इस समय, इस समय अगर, इस समय अगर लोकसभा का कार्यकाल, इस समय अगर लोकसभा का कार्यकाल पूरा भी हो जाता है, पूरा भी हो जाता है, तो संसद द्वारा, तो संसद द्वारा उसके कार्यकाल को, उसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये मैंने आपको लिखवाया था, यानी जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं वही केवल इन प्रश्नों का उत्तर कर रहे हैं, पढ़ी हुई चीजें भी आप नहीं बता पा रहे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, इमरजेंसी के दौरान मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन पूरा लिखिए नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी तो 3 तरह की होती हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये लोकसभा से आपका कार्यकाल से संबंधित सारे प्रश्न हो गए। कब 5 साल रहता है? वैसे 5 साल के पहले कब खत्म हो सकती है, 5 साल बाद रह सकती है या नहीं रह सकती। और अब आपके अगले प्रश्न का उत्तर, जो आप बहुत बेचैन थे कि शपथ कौन दिलाता है, तो आगे चलते हैं और मैं यहीं पे लिखूंगी इसी स्लाइड पे, क्योंकि उतना लंबा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा लोकसभा, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों की शपथ, के सदस्यों को शपथ, को शपथ लिख दीजिएगा, को शपथ, ओथ राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। और ये बात कहां पे लिखी हुई है? आर्टिकल 99 में। आर्टिकल 99 में लिखा हुआ है कि लोकसभा के सदस्य हों या फिर राज्यसभा के सदस्य हों, इन दोनों को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। और लिख दीजिएगा एमपीस की शपथ, एमपीस की शपथ अनुसूची 3 में दी गई है, अनुसूची 3 में दी गई है। यानी कि जो सांसद होते हैं उनकी शपथ शेड्यूल 3 में है, और शेड्यूल 3 में जो शपथ है उसको कौन दिलाता है? तो देश के राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, देश के राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 99 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। दोनों के सदस्यों को, ध्यान रखना,
दोनों के सदस्यों की शपथ अनुसूची 3 में है और दोनों के सदस्यों को शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। आपको केवल इतना पढ़ना है, इतना सब जो लिखा हुआ है ये केवल इसलिए कि आप डिटेल में पढ़ सकें, अगर कभी भूल जाएं तो। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। तो आगे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, लिखिएगा। आपकी जो लोकसभा होती है, लोकसभा, इस लोकसभा के अंदर बेटा 2 अधिकारी होते हैं, 2 अधिकारी जिनको आप 2 ऑफिसर बोल रहे हैं, 2 अधिकारी यानी कि 2 ऑफिसर्स। और इन ऑफिसर्स के नाम क्या होंगे, सुन लीजिए। एक का नाम होता है बेटा अध्यक्ष, अध्यक्ष जिनको आप बोलते हैं स्पीकर, और एक का नाम होता है उपाध्यक्ष जिनको आप बोलते हैं डेपुटी स्पीकर, डेपुटी स्पीकर। और इन दोनों के बारे में आर्टिकल 93 से 97 तक प्रावधान है। मतलब ये कहा गया है आर्टिकल 93 में कि एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। अब ये अध्यक्ष कौन होता है और ये उपाध्यक्ष कौन होता है, बहुत देर से यही प्रश्न मैं सुन रही हूं। पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए और मुझे ये बताइए कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या, जल्दी से आंसर कीजिए। लोकसभा में सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा, जल्दी बोलो, नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। देखते हैं आप क्या आंसर करेंगे। इन लोकसभा, जल्दी बताइए, नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया, जो बच्चे कह रहे हैं कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या बेटा वर्तमान में बतानी है, मैक्सिमम नहीं, वर्तमान में इन प्रेजेंट कितनी है, तो मैम 543 है। और ये जो 543 है ना, यही ये आपके एमपी होते हैं। तो कितने एमपी हैं लोकसभा में, एमपी को कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो कितने एमपी हैं, 543 हैं मैम। तो बेटा ये जो 543 एमपी हैं, इनमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। कौन होता है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। अब ये कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, इन प्रश्नों का जवाब दूंगी मैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।